अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर सर्जिकल इंटरवेंशंस एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। सर्जिकल इंटरवेंशंस के बारे में आपको उतनी ही नो होनी चाहिए जितनी कि ऑर्थोपेडिक सर्जन को है, ताकि ऑर्थोपेडिक सर्जन जो जो सर्जिकल प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहा है हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो कि कौन कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं इन्वॉल्व, कौन से लिगामेंट्स और मसल्स इन्वॉल्व हैं इस सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर, ताकि कल को पेशेंट सर्जरी के बाद आता है तो हम उसको बेटरली मैनेज कर सकें। हमें पता हो कि सर्जिकल एरिया के ऊपर कब कब हमने स्ट्रेस को प्लेस करना है, कब हमने वेट रिस्ट्रिक्शंस करवानी है और कब वेट बेरिंग नहीं करवानी, और ड्यूरिंग ट्रांसफ़र कौन कौन सी हमने प्रिकॉशंस को फॉलो करना है ताकि पेशेंट बेटरली मैनेज हो और अर्ली रिटर्न टू फंक्शन आ सके, अपने डेली एक्टिविटीज़ को नॉर्मली वो परफॉर्म कर सके। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मस्ट वन एसईक्यू ज़रूर आएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है ना, ये वाइवा में मस्ट पूछते हैं आपसे। वो पूछते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिवली आपके पास एक पेशेंट आया है, अब आपको इसको अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं। एक्यूट स्टेज के अंदर सब एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी गाइड करती जाऊंगी कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, एससीक्यू, और कौन सा इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए आपने कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक क्लास तक ज़रूर देखना है हर वीडियो को। तो चले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर्जिकल इंटरवेंशंस के अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ आ जाती है वो है कि इंडिकेशंस क्या हैं सर्जरी की। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि क्या क्या इंडिकेशंस होंगी जिसकी वजह से हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को रेफर करेंगे टुवर्ड्स द सर्जन। ठीक है, तो ये आपको मस्ट पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो इंडिकेशन आ जाती है वो है फेलियर ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या होती है कि हमने उस पेशेंट को रेस्ट करवाना है, उसके ऊपर आइसिंग करनी है, एलिवेशन कंप्रेशन करनी है, उसकी स्वेलिंग को कम करना है, ठीक है, उसकी पेन को रिड्यूस करना है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें करने के बावजूद पेशेंट के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा होता, देन हमने क्या करना है, रेफ़र कर देना है पेशेंट को सर्जन की तरफ। ठीक है, तो ये आ जाती है फेलियर ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाती है कि पेन बहुत ज़्यादा सवियर पेन है, पेन एट द रेस्ट है और विद मूवमेंट है। ठीक है, पेन रेस्ट में भी आ रही है, मूवमेंट करने के साथ भी आ रही है पेन, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी लिमिटेशंस हो गई हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं। जॉइंट इंस्टेबिलिटी है, जॉइंट डिफॉर्मिटी है, बहुत देर से जॉइंट में स्वेलिंग है और कोई भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से वो ठीक नहीं हो रही। ठीक है, स्ट्रक्चरल डीजेनरेशन है, एंड लॉस ऑफ फंक्शन हो चुका है, यानी कि पेशेंट मूवमेंट ही नहीं परफॉर्म कर पा रहा, उसको बहुत ज़्यादा शदीद पेन है। तो ये इंडिकेशंस होगी जिनकी बेसिस के ऊपर हम पेशेंट को रेफर कर देंगे टुवर्ड्स द सर्जन। देन हम डिस्कस कर लेते हैं प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि इस चैप्टर के अंदर तो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट को डिस्कस करना था, लेकिन ये प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको पता होना चाहिए कि प्री ऑपरेटिवली
पेशेंट के अंदर क्या क्या फॉल्टी इम्पेयरमेंट्स हैं, उसकी कौन कौन सी मोशन रिस्ट्रिक्शंस हैं, कौन कौन से मसल्स उसके वीक हैं, ताकि हमें पता हो कि पोस्ट ऑपरेटिवली जब पेशेंट आएगा तो हमने जो पहला हमारा टारगेट होगा वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होगा, ताकि पेशेंट को हम अर्ली रिटर्न टू फंक्शन लेके आ सकें। इसमें से SCQ आ सकता है आपको, प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन। अब क्या होती हैं, ठीक है, वाइवा में भी आपसे पूछ सकते हैं ये। सबसे पहली जो एग्जामिनेशन करनी होती है ना, वो आ जाती है पेन स्केल हम यूज़ करते हैं, जिसकी बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को माइल्ड है या मॉडरेट या सीवियर पेन है। तो पेन स्केल यूज़ करते हैं हम, विजुअल एनालॉग स्केल। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको ना भी याद रहे है तो कोई बात नहीं स्केल के बारे में, लेकिन आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले जो हम असेसमेंट करते हैं वो पेन की करते हैं। देन आ जाता है कि अब हमने क्या चेक करना है, पेन के बाद हमने रेंज ऑफ मोशन चेक करनी है। ठीक है, पैसिवली हमने पेशेंट की रेंजेस को असेस करना है और देखना है कि कौन कौन सी उसकी मोशन लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इस रेंजेस को चेक करने के लिए हम टेस्टिंग भी करवाते हैं। ठीक है, स्पेशल टेस्ट हम यूज़ करते हैं ताकि असेस कर सकें हम रेंज ऑफ मोशन को। और साथ ही साथ आपने एक और काम करना होता है कि जो इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटी है उसको कंपेयर करना होता है नॉर्मल एक्सट्रीमिटी के साथ, ताकि आपको ये पता चल सके कि रेंज ऑफ मोशन कितनी ज़्यादा कम है और कौन कौन सी रेंजेस के अंदर पेशेंट को डिफ़िकल्टी है परफॉर्म करने के अंदर। देन जो नेक्स्ट आ जाती है असेसमेंट, वो आ जाती है मसल परफॉर्मेंस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है बिफोर दिस सर्जरी। ठीक है, मसल परफॉर्मेंस हम जब पेशेंट की चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से मसल्स वीक हैं। और सबसे पहली जो हमने असेसमेंट करनी होती है ना मसल परफॉर्मेंस की, वो हम ये देखते हैं कि जो गेट के अंदर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से पेशेंट इजीली वॉक कर सकता है, वो तो नहीं इम्पेयर्ड। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि उसी तरह जिस तरह हमने रेंज ऑफ मोशन को सेस किया था, हमने मसल परफॉर्मेंस जो इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटी है उसकी सेस करनी है और उसको कंपेयर करना है नॉर्मल एक्सट्रीमिटी से, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि मसल्स की वीकनेस किस लेवल की है और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मसल्स इन्वॉल्व हैं, हम इसलिए मसल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं ताकि जो मसल्स इन्वॉल्व हैं गेट के अंदर एम्बुलेशन में इन्वॉल्व हैं जो मसल्स, उनकी वीकनेस और इम्पेयरमेंट्स के बारे में हमें पता चल सके। क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिवली जब हमने पेशेंट को एम्बुलेशन करवानी है, यानी कि असिस्टिव डिवाइसेस के साथ हम करवाते हैं, उसके बाद हम गेट क्रचिस के साथ वॉकर के साथ करवाते हैं, तो उसके अंदर जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वॉकिंग के अंदर, अगर वही इम्पेयर्ड होंगे तो सर्जरी के बाद पेशेंट तो चल ही नहीं सकेगा और इमोबिलाइजेशन की वजह से उसे अदर कॉम्प्लिकेशंस का भी सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट के मसल्स वीक हैं जो एम्बुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो हम उनकी सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। ठीक है, पहले हम स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे उन मसल्स की, देन हम पेशेंट को रेफर करेंगे टुवर्ड्स द सर्जन। ठीक है, ताकि सर्जरी के बाद कोई भी उसको कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट आ जाती है जो हम असेसमेंट करते हैं, वो है स्किन इंटेग्रिटी। स्किन इंटेग्रिटी के अंदर हम चेक करेंगे पेशेंट की स्किन के ऊपर कोई भी स्कार्स वगैरह नहीं है। अगर तो स्कार्स होंगे तो ये इस बात की आइडेंटिफिकेशन करता है कि पेशेंट की प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस कोई सर्जरी हुई है। नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन आ जाती है वो है पोस्चर। पोस्चर को हमें क्यों असेस करने की ज़रूरत है, ताकि हमें पता हो सके कि पेशेंट का अगर पोस्चर इनकरेक्ट है तो इसका मतलब है कि पेशेंट की शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम है। कल को फ्यूचर को जब हम पेशेंट की सर्जरी करेंगे तो सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस होंगे, क्योंकि पेशेंट की शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ही कम है। तो जो सर्जिकल एरिया होगा उसके ऊपर अब नॉर्मल स्ट्रेसेस आने की वजह से पेशेंट की हीलिंग नहीं हो पाएगी और अदर कॉम्प्लिकेशंस का पेशेंट को सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सर्जरी से पहले ही जब हम पोस्चर की असेसमेंट कर लेंगे तो हम सबसे पहले पोस्चर को करेक्ट करेंगे, ना कि सर्जरी की तरफ पेशेंट को रेफर करेंगे।
जब पोस्चर उसका करेक्ट हो जाएगा तो तब हम पेशेंट को रेफर करेंगे कि वो सर्जरी करवाए। देन आ जाती है नेक्स्ट असेसमेंट, गेट एनालिसिस। गेट एनालिसिस हम इसलिए चेक करते हैं ताकि हमें पता हो कि पेशेंट के मसल्स तो वीक नहीं जो वॉकिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, ताकि कल को जब सर्जरी के बाद हमने इमोबिलाइजेशन का एक पीरियड होता है, उसके बाद जब हमने फौरन इमोबिलाइजेशन के जो इफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए गेट ट्रेनिंग करवानी होती है, तो गेट ट्रेनिंग के अंदर जो मेन मसल्स इन्वॉल्व होंगे अगर वही वीक हैं तो पेशेंट तो गेट ट्रेनिंग कर ही नहीं पाएगा, पेशेंट इमोबिलाइज ही रहेगा। इमोबिलाइजेशन की वजह से मसल्स एट्रोफी, डीवीटी के चांसेस और अदर कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए सबसे पहले हमने गेट एनालिसिस कर लेंगे, जो मसल्स वीक होंगे उनकी हम पहले से ही स्ट्रेंथनिंग करवा लेंगे और फिर पेशेंट को रेफर करेंगे टुवर्ड्स दी सर्जरी। देन आ जाती है जो नेक्स्ट असेसमेंट करनी होती है वो है फंक्शनल स्टेटस। ठीक है, पेशेंट का फंक्शनल स्टेटस हम चेक कर लेंगे कि पेशेंट के कौन कौन सी रेंजेस कम है, पेशेंट के कौन कौन सी जो एडीएल्स हैं, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ है, वो तो कहीं इम्पेयर्ड नहीं, ताकि सर्जरी के बाद पेशेंट को अदर कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े, पेशेंट अर्ली रिटर्न टू फंक्शन आ सके जल्दी से जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे प्री ऑपरेटिव एजुकेशन क्या होगी पेशेंट की। तो अगर आपको इसके अंदर कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।